Good morning and very warm welcome in our 11th hour show. दोस्तों, IBPS पीओ क्लर्क और RRB पीओ क्लर्क के एग्जाम्स आने वाले हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए मेरा ये प्रोग्राम है 11th आवर शो। 11th आवर शो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि अंत समय में की जाने वाली तैयारियों को यहाँ पर हम लोग जांचेंगे, परखेंगे और यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ हम लोग डील करेंगे और बैंकिंग अवेयरनेस। याद रखिएगा, बैक टू बैक आपको करंट अफेयर्स के साथ 10 बजे मॉर्निंग में बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास भी मिलेगी। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स आएगा आपका पूरे के पूरे दिन का, और उसके बाद एक बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास आएगी जिसमें आप जान पाएंगे कि IBPS पीओ क्लर्क में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी सारे एग्जाम्स में भी इसकी आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आज के न्यूज से। लेबर गवर्नमेंट में श्योर फुटेड ऑन FTA। अब आप लोगों को पता ही है कि कल हमारे ब्रिटेन में कह सकते हैं कि हमारे देश के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं रहे और उनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले बनते ही वो काम किया जो ऋषि सुनक अपने 2 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए। कारण यहाँ पर याद रखिएगा, FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। लेबर गवर्नमेंट ने बनते ही सबसे पहले स्पष्ट किया है कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध चाहेगा और साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले समय में ब्रिटेन के साथ बहुत बड़ा एक स्टेप होने वाला है, जहाँ पर हमारे प्रोडक्ट ब्रिटेन में फ्रीली पहुंच पाएंगे और ब्रिटेन के प्रोडक्ट हमारे देश में फ्रीली पहुंच पाएंगे। लेकिन फायदा किसे होगा, ये देखने वाली बात होगी कि एक्चुअली कितना फायदा होता है। कुछ डाटा के ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि क्या क्या डाटा है हमारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यूके इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यूनाइटेड किंगडम भारत में जो इन्वेस्ट करता है वो करीब करीब $34 बिलियन है। यह आपका 2021 से लेकर 24 के बीच में। तो 2021 से 24 के बीच में यूनाइटेड किंगडम से आया हुआ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 34 बिलियन है। वहीं भारत की ओर से यूके में किया गया इन्वेस्टमेंट भी $19 बिलियन है। कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही विन विन वाली सिचुएशन दोनों ही देशों के लिए है। जहां ब्रिटेन एक उभरते हुए बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं पर भारत के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यूके में, ताकि वह पूरे यूरोप में अपने आप को प्रचार प्रसार कर सके। चलिए, यहाँ पर मैंने और भी डाटा आपका दिया हुआ है। इंडिया यूके इकोनॉमिक टाइज में, यहाँ पर मर्केंटाइल्स में बात करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कितना रहा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एक्सपोर्ट रहा हमारा 2021-22 में 10.4 बिलियन, वहीं पर इम्पोर्ट था हमारा 7 बिलियन। वहीं पर 2023-24 में ये बढ़कर हो गया 12.9 बिलियन एक्सपोर्ट, याद रखिएगा, जबकि इम्पोर्ट रहा 8.4 बिलियन। इस प्रकार से हमारा एक बेहतरीन कह सकते हैं ब्रिटेन के साथ संबंध है, वाणिज्यिक संबंध है। खैर चलिए, आने वाले समय में फाइनेंशियल जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट है वो आपका FTA के ऊपर होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ऋषि सुनक क्यों नहीं ये साइन कर पाए। तो संभवतः वह भारतीय मूल के थे और उनकी पत्नी तो बिल्कुल ही भारतीय है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको ये लगता होगा कि अगर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया तो बाद में उनके ऊपर ये आरोप न लगे कि एक भारतीय ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके ब्रिटेन को नुकसान में डाल दिया। यहाँ पर याद रखिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से फायदा किसे होगा आने वाले समय में ये बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर बाई चांस भारत को फायदा ज्यादा होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ऋषि सुनक को गुनाहगार करार दे दिया जाता। तो यहाँ पर ऋषि सुनक ने इस एग्रीमेंट के ऊपर चुप्पी बनाए रखी और यह अब डाल दिया है अगले प्रधानमंत्री के पाले। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये होगा और इससे ब्रिटेन को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। कियर स्टारमर, याद रखिएगा, कियर स्टारमर प्रधानमंत्री बन चुके हैं हमारे कल के दिन ही। और ये MP हैं हमारे हॉलबॉर्न से। 1962 में इनका जन्म हुआ है, इस चीज को भी याद रखिएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री जो कि भारतीय मूल के थे, ऋषि सुनक, यह MP हुआ करते हैं रिचमॉन्ड से। 1980 में इनका जन्म है।
ये करीब करीब 1 साल 255 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1 साल 255 दिन तक प्रधानमंत्री रहना यह भी एक बहुत बड़ी चीज है, खासकर वैसी अवस्था में जब ब्रिटेन की आर्थिक अवस्था बिल्कुल ही चरमराई हुई थी। तो निश्चित तौर पर इस बार उन्हें असफलता हाथ लगी है, लेकिन इतना मान के चलिए आने वाला समय निश्चित तौर पर किसी सुनत का होगा, क्योंकि ये 1 साल 255 दिन निश्चित तौर पर उन्हें एक फुल टर्म पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी दिलाएंगे। कितने लोग, यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठ सकता है इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि भाई ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। सबको पता है इस प्रकार के इतने हल्के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं IBPS PO क्लर्क इत्यादि में। तो यहाँ पर याद रखिएगा अभी तक 58 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो स्टारमर 58 नंबर पर है। इस 58 में 3 महिलाएं भी जो प्रधानमंत्री बनी। पहली महिला के बारे में सबको पता है, मार्गरेट थैचर। और अंत में जो सबसे लास्ट में आपका आया आई है वो है लिज ट्रस्ट। लिज ट्रस्ट के नाम पर शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड है। ये केवल 7 सप्ताह 7 वीक तक ही प्रधानमंत्री रह पाए थे। यहाँ पर याद रखिएगा स्टारमर वह आपके 58वें प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अगर SSC CGL का क्वेश्चन देखेंगे तो SSC CGL में क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा 1721 में वो प्रधानमंत्री बने थे, रॉबर्ट वालपोल। ये सबसे ज्यादा अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। करीब करीब 30 साल तक उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। निश्चित तौर पर यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रॉबर्ट वालपोल को याद रखिएगा, ईयर था 1721। तो 1721 से लेकर अभी तक 2024 तक 58 लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं स्टारमर को लेकर, जिसमें से 55 पुरुष और 3 महिलाएं। इसके साथ एक और अच्छी न्यूज मिल रही है, वो है रिचल रिट्स। रिचल रिट्स ब्रिटेन की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। यहाँ पर याद रखिएगा यह बाल काल में चेस चैंपियनशिप थी और साथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड में ये इकोनॉमिक्स ली थी। तो यहाँ पर इनके सामने चुनौतियां काफी होंगी, लेकिन फिर भी बधाई है उनको ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनने पर। भारत में तो अभी महिला वित्त मंत्री ही है पिछले 5 साल से, और अगले टर्म के लिए भी नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमन पर भी भरोसा दिखलाया है। तो निश्चित तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर में 2 महिलाओं के बीच में ये सारा कुछ तय होगा कि भारत और ब्रिटेन किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो रिचल रिट्स नाम याद रखिएगा बच्चे, ये ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। तो वहां वित्त मंत्री नहीं कहते हैं इन्हें, याद रखिएगा इन्हें चांसलर ऑफ एक्सचेकर कहा जाता है। तो यहाँ पर चांसलर ऑफ एक्सचेकर के पद पर यह नियुक्त हुई है। अब यहाँ पर कुछ और आर्थिक जगत की खबरों के ऊपर आपका ध्यान दिलाओ। सबसे पहले FDI inflow falls 43% to 28 billion in 2023। अंकटाड की रिपोर्ट आई है। अंकटाड की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत में 2023 में FDI इनफ्लो 43% गिर गया। 43% गिर गया 2023 में। कितना हुआ? तो हो गया है ये आपका 28 बिलियन। इससे पहले 2022 में कितना था, ये भी बड़ा सवाल है। तो 2022 में था 49 बिलियन। अब यहाँ पर याद रखिएगा 23 में ये पूरा का पूरा FDI इनफ्लो जो देख रहे हैं हमारा गिरा है, इसके पीछे कई कारण। एक कारण नहीं, पहला तो जहाँ पूरा का पूरा कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध अपने पूरे समाप्त पर है। दूसरी तरफ से अगर देखेंगे तो इसराइल को लेकर पूरा का पूरा कह सकते हैं भयक्रांत है एक प्रकार से। तो यहाँ पर विश्व में अब एक प्रकार से अनिश्चितता का दौर है। अब इस अनिश्चितता के दौर में निवेश करने के लिए वहीं पर लोग जाएंगे जहां पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा। तो यहाँ पर याद रखिएगा भारत में चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल हो रहे थे, और अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा अगर फेसबुक के ऊपर डिसाइड किया जाए या ट्विटर के ऊपर डिसाइड किया जाए, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति थी फेसबुक और ट्विटर के ऊपर कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बन रही है। निश्चित तौर पर एक अस्थिरता का माहौल विदेश में दिख रहा था भारत के प्रति। जो विदेश के लोग थे उनके दिमाग में ये चल रहा था, क्योंकि मैक्सिमम वो लोग ट्विटर और फेसबुक के ऊपर ही भारत को जज करने का काम करते हैं।
लेकिन यहाँ पर वापसी फिर से ही नरेंद्र मोदी सरकार की भले ही बहुमत कम मिला है, लेकिन कम से कम इतना बहुमत है कि 5 साल तक सरकार गिरेगी नहीं। यहाँ पर याद रखिएगा, इस प्रकार के जोड़ तोड़ या बाकी सारे क्रम में हमारे गृह मंत्री पहले भी काफी ज्यादा माहिर माने जाते हैं। जहां बहुमत मिलता है वहां तो सरकार बना ही लेते हैं, और जहां नहीं मिलता है वहां भी बना लेते हैं सरकार। तो सिर्फ पाकिस्तान में सरकार बननी बची ही है इनकी, अदरवाइज हर स्टेट में तो लगभग लगभग ये पहुंच ही चुके हैं। जब केरला में खाता खुल गया तब आप समझ सकते हैं कि कहीं भी खाता खुल सकता है और कहीं भी सरकार बन सकती है। तो 240 सदस्यों के ऊपर सरकार गिर जाएगी, ऐसा सोचना भी बेमानी होगा। खैर चलिए, लेकिन आपको इस एफडीआई इन्फो में एक अच्छी खबर भी मैं आपको बताता हूँ। इस एफडीआई इन्फो में आप नीचे देख रहे हैं टॉप 5 रिसिपेंट बाय द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। 5 ऐसे बड़े देश जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आए। यहाँ पर सबसे पहला स्थान है यूएसए का, जिसमें 334 प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं पर अगर बात करेंगे दूसरी तरफ से, तो दूसरा प्रोजेक्ट भारत सबसे ज्यादा लेने वाला है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दूसरा इतना ज्यादा प्रोजेक्ट आ रहा है, इसका क्या मायने है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में जितने भी निवेशक हैं वो बड़ी मात्रा में तो आ रहे हैं, लेकिन बड़े पैसे लेकर नहीं आ रहे हैं। क्या कारण होगा, निश्चित तौर पर लोगों को थोड़ा सा तो कम से कम समझना ही पड़ेगा कि आखिर कारण ऐसा क्या है। यहाँ पर पैसे ज्यादा लेकर नहीं आ रहे हैं, प्रोजेक्ट ज्यादा लेकर आ रहे हैं। कारण सीधा सा भारत को लेकर एक अनिश्चितता है लोगों के दिमाग में। नतीजा, वो नंबर्स में तो ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन अमाउंट कम कम लेकर आ रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि भारत में निवेश करने के बाद कितनी सुविधाएं मिलती है, किस प्रकार का शासन भी समर्थन देता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में निवेश करके हम रेड टेपिज्म के जाल में फंस के रह जाए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत को दूसरे नंबर पर, पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिले हैं। निश्चित तौर पर यह आने वाले 5 साल या 10 साल का रूपरेखा तय कर रहा है कि अगले 10 साल में जो आप देख रहे हैं अन्य देशों में एफडीआई जा रहा है, वो निश्चित तौर पर भारत में सारा का सारा मूव करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारे पास दूसरे नंबर पर है 163। अमेरिका के बाद जस्ट कह सकते हैं आधा तो है, लेकिन बाकी आधा भी अन्य देशों के पास नहीं है। यहाँ तक तो ब्रिटेन में भी 104 है, इटली में 116 है, स्पेन में 107 है। ये 5 बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने वाले देश है, भारत इनमें से दूसरा है। तो ये बतला रहा है कि भारत में विकास की संभावनाएं काफी ज्यादा है आने वाले समय में। अभी को लेकर 2024-23 को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता थी कि क्या सरकार बनेगी क्या नहीं बनेगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अब ये धूम भी छट चुकी है। तो आप देखेंगे 2024 में एफडीआई का इनफ्लो छप्पड़ फाड़ के होने वाला है। कैसे होने वाला है ये मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले कुछ डाटा और भी हम लोग देख लेते हैं इस एफडीआई से। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इंडिया ने करीब करीब 2023 में 43% का डिक्लाइन देखा एफडीआई के इनफ्लो में, और भारत का स्थान 15वां है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत 15वें नंबर पर चला गया 75, और 43% का डिक्लाइन देखा। वहीं पर अगर बात करेंगे 2022 में इंडिया का एफडीआई इनफ्लो करीब करीब अगर 10% बढ़ गया था, और ये $49 बिलियन। यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत बेहतर हम लोगों ने परफॉर्म किया था 2022 में, $49 बिलियन। लेकिन अगर बात करेंगे उसी को उलट देते हैं एफडीआई आउटफ्लो के रूप में, तो एफडीआई आउटफ्लो में भारत का स्थान 23rd से बढ़ के 20वां हो गया है। निश्चित तौर पर हमारा निवेश अब ज्यादा जा रहा है बाहर के देशों में। अंकटाड की ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में अभी भी संभावनाएं काफी ज्यादा है, और दूसरा चीज ये कि भारत एक बड़ा ब्राइटेस्ट स्पॉट के रूप में उभर रहा है। वहीं पर याद रखिएगा, अन्य जो 5 बड़े एफडीआई कलेक्ट करने वाले देश है, उनमें भी लगातार एब्सोल्यूट ड्रॉप देखा गया है एफडीआई में 2023 में, जिसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएस और इंडिया भी शामिल है। था कुछ और अहम जानकारियां एफडीआई को लेकर। अब जरा रैंकिंग के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि एफडीआई में क्या क्या रैंकिंग रही, कितना पैसा आया। तो सबसे नंबर 1 पर रहा यूएस, जिसने 2023 में 2022 की तुलना में 332 की तुलना में $311 बिलियन का निवेश हासिल किया है। वहीं चाइना दूसरे नंबर पर रहा, यहाँ पर $163 बिलियन का निवेश हासिल किया गया। सिंगापुर तीसरे नंबर पर रहा, $160 बिलियन का
जबकि हांगकांग 113 बिलियन डॉलर का निवेश हासिल करने वाला देश है। वहीं पर ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, स्पेन के बाद यहाँ पर 15वें नंबर पर भारत रहा, जहां पर 28 बिलियन डॉलर का एफडीआई हासिल हुआ था। याद रखिएगा पिछले साल भारत का स्थान 8वां था, तो 7 स्थानों की गिरावट दर्ज की गई है। तो हम लोग 8 से लेकर 15 पर गए हैं, एक बड़ा कह सकते हैं झटका है, लेकिन निश्चित तौर पर ये वो पूरा का पूरा डाटा है जो फेसबुक और ट्विटर को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट को तय कर रहे थे। तो फेसबुक और ट्विटर के ऊपर आप जाएंगे जब, तो ये पूरा का पूरा भारत में एक प्रकार से अराजक स्थिति को दिखलाने का काम करता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, न ट्विटर के ऊपर भारत सरकार का कोई पूर्ण नियंत्रण है और न फेसबुक के ऊपर। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर स्थितियां मैनिपुलेटेड होती है। मैनिपुलेटेड स्थितियों का ये रिजल्ट है कि एफडीआई फ्लो 2023 में गिरा है, लेकिन 2024 में निश्चित तौर पर एक अच्छा साल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। NRI vote for Indian story with 1 billion deposit in free। भारत के लोग सच्चाई क्या है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। नतीजा NRI जो थे हमारे, उन्होंने $1 बिलियन डिपॉजिट किया सिर्फ अप्रैल महीने में। तो एक प्रकार से कह सकते हैं NRI ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जमकर विश्वास व्यक्त किया है, और कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा $153 बिलियन के ऊपर चला गया है हमारा NRI का इन्वेस्टमेंट भारत। निश्चित तौर पर भारत में बड़ी संभावना देख रहे हैं NRI, और आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं पर जो विदेशी निवेशक हैं, उनके दिमाग में ये डर था कि कहीं ना कहीं 2024 में सरकार पलट न जाए, क्योंकि 10 साल हो चुके थे। तो 10 साल निश्चित तौर पर कोई भी सरकार के बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो 10 साल के बाद जनता परिवर्तन चाहती है, खासकर भारत में इस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक देश में इस प्रकार के परिवर्तन बिल्कुल संभव होते हैं 10 साल के बाद। लेकिन 2024 के चुनाव में वापस फिर से 3.0 की वापसी करके मोदी गवर्नमेंट निश्चित तौर पर उन विदेशी निवेशकों का विश्वास जीत पाएगी अब 2024-25 में। यार चलिए आगे देखते हैं। यूनिकॉर्न काउंट में रेज टू 152 इन 5 years। एक बहुत अच्छी खबर है जिसमें बात हो रही है यूनिकॉर्न। क्या बोलेंगे यूनिकॉर्न क्या होता है? तो वो कंपनियां जो $1 बिलियन वाली हो जाती है, उन्हें हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। $1 बिलियन हिंदी में कहेंगे तो 1 अरब। यहाँ पर याद रखिएगा इनकी संख्या 5 सालों में 152 कंपनियां आई हैं जिनका $1 अरब का पूरा वैल्यूएशन है, उनका बिजनेस है। निश्चित तौर पर 152 नए प्लेयर्स आ गए हैं। 152 यूनिकॉर्न वाले प्लेयर्स आ चुके हैं, जो आने वाले 10 साल में आपका ये यूनिकॉर्न की जो अपनी 1 बिलियन की है, उस 1 बिलियन को ये 25 बिलियन, 50 बिलियन, 100 बिलियन में कन्वर्ट कर देंगे। और निश्चित तौर पर वो सारी की सारी कंपनियां एक बेहतर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। यूनिकॉर्न की संख्या पिछले 5 साल में 152 बढ़ गई। ये बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हालात क्या है। यहाँ पर सबसे जबरदस्त चीज जो निकल कर आई है दोस्तों, वो आप ये समझिए कि भारत ने $125 बिलियन रिमिटेंस दिया है भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों। याद रखिएगा ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। जितना अगर बात करेंगे बाकी कई देशों का मिलाकर रेमिटेंस होगा, नंबर 2 और नंबर 3 का मिलाकर रेमिटेंस होगा, उसके बराबर का रेमिटेंस केवल भारत में आया है $125 बिलियन। नहीं तो दूसरे स्थान पर $66 बिलियन मैक्सिको का है। चाइना का तीसरे स्थान पर है $49.5 बिलियन। तो यहाँ पर याद रखिएगा चाइना के जो लोग हैं वो चाइना में पैसा भेजना लगभग आधा कर चुके हैं, क्योंकि यही चीज अगर बात करेंगे कोविड से पहले चाइना और इंडिया नेक टू नेक हुआ करते थे। कभी चाइना थोड़ा ज्यादा होता था और इंडिया थोड़ा कभी ज्यादा हो जाता था। तो यहाँ पर याद रखिएगा चाइना के प्रति चाइनीज लोगों का विश्वास कम हुआ है, और वो अपने घर में पैसा भेजना अब कम कर चुके हैं, लगभग आधा कर चुके हैं। $49.5 बिलियन की उन्होंने
23-24 में भेजा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारत में भारतीयों का भरोसा बढ़ा है 125 बिलियन डॉलर। ये कितनी बड़ी रकम होती है और इसका क्या होता है, इस चीज को समझिए कि ये जो 125 बिलियन डॉलर है, ये एनआरआई जो है हमारे, वो भारत में अपने घरों में भेजते हैं। और भारत सरकार क्या करती है, उस 125 बिलियन डॉलर को अपने पास अपने खजाने में रख लेती है और भारतीय रुपया उनके परिवार वालों को दे देती है। तो ये 125 बिलियन डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होता है। अब इस चीज को समझिए कि ये पूरा का पूरा खेल कितना ज्यादा रोचक है या कितना ज्यादा बड़ा है। पाकिस्तान आज 4 बिलियन, 5 बिलियन, 6 बिलियन डॉलर लेकर बैठा हुआ है, पूरा का पूरा देश 4, 5, 6 बिलियन डॉलर, और आपके देश में 125 बिलियन डॉलर सिर्फ बाहर काम करने वाले कामगारों ने या तो हमारे कह सकते हैं लोगों ने भेज दिए हैं। तो 125 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ सिर्फ बाहर से कमाकर आ रहा है, जबकि पाकिस्तान पूरा देश मिलकर बात करेंगे तो 3, 4, 5, 6 बिलियन डॉलर के ऊपर फॉरेन रिजर्व रखेगा। आप समझ सकते हैं कि भारत में आने वाले समय में जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, निश्चित तौर पर और ज्यादा तेजी से विकास संभव हो पाए। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा आज का करंट अफेयर्स, जिसमें हम देख रहे हैं भारत के एक उज्जवल भविष्य को। मैं आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से मिलता रहूंगा नए नए करंट अफेयर्स को लेकर, और इस करंट अफेयर्स से याद रखिएगा, आपको अपने एग्जाम को इजीली क्रैक करने में सुविधा मिलेगी। हाँ, बस तो ये है कि आप इस प्रोग्राम को रेगुलर 10 बजे देखना न भूलें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगले दिन के लिए विदा। धन्यवाद।